ओके, गुड इवनिंग। कल थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास है। कल हमारी क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई थी और क्लास कल छोटी थी, तो एज पर एस से 2:30 है ना, 2:30 हमारा कल स्टार्ट हुआ था। अभी मैंने आपको ये चीज बताई है कि कोई भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में नहीं बताया जाएगा कि ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो आपको देखना पड़ेगा और सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एज पर एस से 230 500 जो भी है। जैसे ही आप वो लिखोगे एक नंबर आपको वहां से मिलना शुरू हो जाता है, वो नहीं लिखोगे एक नंबर कटना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो हमारे ऑडिट में नंबर नहीं आए, क्यों? क्योंकि आपने टेक्निकल लिखा ही नहीं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पहला पॉइंट था, उसका मीनिंग क्या था? रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंसेस ऑब्टेन या कंक्लूजन रीच, REC। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म था, रेलिवेंट एविडेंसेस ऑब्टेन थे और कंक्लूजन रीच। नेचर को छोड़ दो, बेसिस प्रोवाइड करता था ये कंक्लूजन वगैरह का। उसके बाद आपके पास था पर्पस। इसकी हमारे पास मेमोरी टेक्निक क्या थी? ABCDEF। यानी कि अगर आपको मेमोरी टेक्निक याद हो, बहुत है इतना। ABCDEF है, फ्लो में चल ही तो रहे। तो ABCDEF, बी को आप P बोलते हो बस। ए से आपके पास क्या था? ए से बोलो क्या क्या था? अकाउंटेबल, एंगेजमेंट, टीम मेंबर रहेंगी, ठीक है। पी से क्या था? प्लान एंड परफॉर्म। सी से आपके पास क्या था? क्वालिटी कंट्रोल। डी से डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी या डायरेक्ट सुपरविजन। ई से एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। एफ से फ्यूचर ऑडिट। आपके पास ये थी। ये टॉपिक क्या था? एज पर एस से 230। अगला आपके पास टॉपिक है फॉर्म, फॉर्म एंड कंटेंट। ये आपका नंबर है चौथा। फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट में चार तो हमारे पास ऑडिट वाले थे, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट रिस्क, और क्या थे? ऑडिट सॉरी वो फैक्टर्स थे ना, वो फैक्टर्स थे। फैक्टर्स में क्या था? ऑडिट प्रोसीजर था, ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट मैथडोलॉजीज, ऑडिट रिस्क। उसके बाद एक मटेरियलिटी का एक्सेप्शंस के पॉइंट थे, और एक रह गया आपका साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का। ये आपके पास फैक्टर्स थे। आज का पहला टॉपिक हमारे पास है फॉर्म एंड कंटेंट। कल हमने उसको छुड़वा दिया था, आज हम करने वाले हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मेरा पहला सवाल आप लोग बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर रखता है या क्लाइंट रखते हैं? अपने लिए रखता है ना, ये वो चीज होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कह रहे हैं उसके फॉर्म, कंटेंट या एक्सटेंट, क्या कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है? नहीं। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो नो फिक्स्ड फॉर्मेट, नो फिक्स्ड फॉर्मेट। और उसके नीचे लिखो बट कंप्लाई SA 230, बट कंप्लाई SA 230। बुक मिल गई आपको? नहीं सही गलत है, पेजेस ढंग से गलत है। क्या हो रखा है? पेजेस सर मिसमैच होंगे चैप्टर वाइज। कोई बात नहीं, रख देना, ठीक करवा दूंगा मैं। फॉर्म कंटेंट में क्या है कि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ऐसे 230 के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। द ऑडिटर शैल प्रिपेयर, सबसे पहले इसी को सर्कल करो, ऑडिटर शैल प्रिपेयर को, यानी कि ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है। ऑडिटर शैल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। इस हिसाब से वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करे ताकि वो इन चीजों को समझ सके कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर का एंटी क्या था, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। दूसरा रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और तीसरा कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो उसको ड्यूरिंग द ऑडिट मिले हो और जिसके बिहाफ पे वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो इन सारी चीजों की आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी है। पहला ऑडिटर रखेगा एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और कोई सिग्निफिकेंट मैटर जो उसको ड्यूरिंग द ऑडिट मिले हो। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं इन डॉक्यूमेंटिंग द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर शैल रिकॉर्ड। और ऑडिटर क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक आइटम और मैटर की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक मैटर मिल गया तो उसको भी अपन डॉक्यूमेंट में रखेंगे। किसने वो काम किया था और किसने उस काम को रिव्यू किया था, सारी चीजों की डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे ताकि कल को पता चल सके कोई काम किसने किया, किसने रिव्यू किया, उसको पकड़ा जा सके। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट के साइड पे लिखोगे ऑडिटर शैल प्रिपेयर, लिखो ऑडिटर शैल
इतना ही लिख दोगे, ऑडिटर शेल। एंटी को सर्कल करो, रिजल्ट को सर्कल करो और सिग्निफिकेंट मैटर को सर्कल करो। एबीसी में एंटी को सर्कल करो, रिजल्ट और सिग्निफिकेंट मैटर। और दूसरे में है अदर डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, स्पेसिफिक आइटम्स, हु परफॉर्म्ड, हु रिव्यूड। आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट, ये हो चुका था हमारा। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट रिस्क, ऑडिट मेथडोलॉजीज, ऑडिट कंक्लूजन, साइज कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सेप्शंस। मतलब इन चीजों को आप ध्यान में रख के अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो। मतलब कि जब भी आप जितने भी आप फाइल बनाते हो अपने लिए, इन चीजों को भाई ध्यान में रख के चलना कि कैसे आपने प्रोसीजर था, क्या मेथडोलॉजीज अपनाई थी, रेशियो एनालिसिस किया था कि नहीं किया था। जो ये होते हैं ना ऑडिट मेथडोलॉजीज या टूल्स, इसकी एग्जांपल लिख लो। लाइक आपने रेशियोज यूज करी क्या, क्या रेशियोज वगैरह हो गया, रेशियोज हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, इन सबको आपने यूज किया कि नहीं किया। पॉइंट नंबर 6 है एग्जाम्पल। 6वें को मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब ये आपको बता रहे हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रख सकते हो, इसकी एग्जाम्पल है। क्या ये फिक्स्ड है कि इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कोई ऑडिट प्रोग्राम जो आपने बनाया था उसको भी लिख के रख लेना। एनालिसिस, ये भी सारे आपके जो चीजें भी आपने एनालाइज की थी वहां पे शीट्स बनाई थी उसको लिख के रख लेना। इश्यूज मेमोरेंडा, ये भी क्या होते हैं आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रपोजल्स होते हैं ये आपके इश्यू मेमोरेंडास। ये कंपनीज में आपको शब्द बड़े आसानी से मिल जाता होता है ये वाला। कई वर्ड्स आपके पास ऐसे आएंगे जो आप ऑडिट में नए नए सीखोगे, सारे सीख नहीं पाओगे, कुछ आएंगे कोई नई जॉब में आपको सीखने को मिलेंगे, फिर आप कंपनी स्विच करोगे। मतलब वोकैबुलरी जो है वो नेवर एंडिंग है, बहुत सारे नए नए आपको शब्द सुनने को मिलेंगे। तो ये जो इश्यू मेमोरेंडा है ये कोई बहुत हाई फाई प्रोफाइल कोई शब्द नहीं है। आप नॉर्मल कंपनीज में जाओगे आपको ऐसे ही सुनने को मिल जाता है। सिंपली इसका मतलब होता है कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, हर चीज के प्रपोजल्स। चेकलिस्ट, ऑडिटर को पता है ना चेकलिस्ट, चेकलिस्ट समझते हो? जैसे आप लोग सुबह उठते हो आपने पहले ही सोच लिया, एक पेज पे लिख दिया आज मेरे को एक एफएम की क्लास लगानी है, वो 2 ट्यूशन जानी है, प्लस 3 सब्जेक्ट वो रिवाइज करने हैं। वो लिखने को ही बोलते हैं चेकलिस्ट कि आपने क्या क्या करना है। तो सारी चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन बना लेना। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो थे उसकी समरी लिख के रख लो कि मैं उस ऑडिट में ये करके आया था, ये गलतियां मिली थी। कोई कंफर्मेशन के लेटर्स हो, कोई रिप्रेजेंटेशन के लेटर्स हो, उसको रिकॉर्ड रख लेना। कोई कोरेस्पोंडेंस मतलब कि सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं इसको, लाइक ईमेल है तो उसको भी आप अपना संभाल के रखो। ये सारे एग्जांपल हैं। ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, इश्यू मेमोरेंडा, चेकलिस्ट, समरीज सिग्निफिकेंट मैटर की, कोई कंफर्मेशन लेटर्स, कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर्स, कोई कोरेस्पोंडेंस। एक और लिख लो इसके साइड पे, कैलकुलेशन शीट्स। एग्जाम्पल खत्म। आगे 7th पॉइंट, ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होती है? जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन रखोगे। अगर कागजों में है तो एक फोल्डर में रख दो, ऑनलाइन है तो उसका एक अपने डी ड्राइव में जाओ, स्टोरेज डिवाइसेस है फोल्डर में रख दो, तो वही होते हैं। ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोर फोल्डर्स या अदर स्टोरेज मीडियास। इन फिजिकल फॉर्म भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकते हैं, विच कंटेन द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। तो बस आप यहाँ पे ये लिख लो, वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऑडिट फाइल क्या होती है? वेयर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंटेशन इज केप्ट। वेयर रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन इज केप्ट। एक तो इसको हाथ लगाने से भी डर लगता है, किसी का बुरा मान जाए। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। इंपॉर्टेंट मार्क करोगे आप इसको। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, इसका सिंपल मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइजेशन। डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइजेशन, जो भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उसको फाइनलाइज करना, असेंबल करना, फाइनलाइजेशन। ऑडिटर शेल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन ऑडिट फाइल। सबसे पहले हमारे पास आया था, देखो चेन देखो कैसे चल रही है। सबसे पहले आपके पास आए थे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, आपने बना के रखने हैं। दूसरा आया ऑडिट फाइल में रखने हैं।
तीसरा है उसको असेंबल कर देना, मतलब लास्ट में पैक कर देना, आप ये सोच लो। फाइनल करके रख दिया, इस साल की ऑडिट खत्म, अगले साल देखेंगे। एंड कंप्लीट द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबली द फाइनल ऑडिट फाइल। समझ रहे हो, कुछ नहीं है, बस लाइन उन्होंने बनाई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ, मतलब कि स्टेपलर कर देना, जिसको बोलना है ड्यूटी लगा देना, ये है वो है, ऑन टाइमली बेसिस। तो पहले पॉइंट के साइड पे आप लिखो, पहले तो ऑडिटर शैल असेंबल को सर्कल करो, और इसके साइड पे लिखो ऑन टाइमली बेसिस, क्योंकि वो रह गया बोल्ड करना, ऑन टाइमली बेसिस। SQC 1 कहता है ऑडिट खत्म होने के 60 दिनों में कर देना। SA 230 ने टाइम लिमिट नहीं बताई, SA 230 ने क्या बोला भाई टाइम से कर देना। फिर SQC 1 आ गई, भाई मैं आ गया वापस क्या करने, वो टाइम बताने, वहां पे ये बताना भूल गए थे ना टाइमली मैनर, तो SQC 1 कहते 60 दिनों में। SQC 1 रिक्वायर द फर्म्स टू एस्टैब्लिश द पॉलिसी या प्रोसीजर फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ असेंबली। तो लिखो इसके साइड पे SQC 1 tells the time period। पेपर में ना ये टेल्स वर्ड कभी नहीं लिखना, पेपर के लिए क्या शब्द होता है आपका, प्रोवाइड। ऐसे ना कुछ 12-13 शब्द हैं जो आपको यूज करने हैं, वो सारे मैं आपको एक ही जगह लिखवाऊंगा आपकी कॉपी के बुक के फर्स्ट या लास्ट पेज पे, कल परसों ही लिखवा दूंगा जो वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ये टेल टूल कुछ नहीं लिखना, ये हमारी क्लास के लिए है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब सब कुछ हो जाए, कह रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, बट डज नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू ऑडिट प्रोसीजर। कह रहे अब ऑडिट हो गई, डिस्कशन हो गई, रिपोर्ट दे दी, बस बहुत है, वहां तक सीमित रख लेना। नॉट इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ न्यू प्रोसीजर, जो न्यू परफॉर्मेंस है फिर उसको डॉक्यूमेंटेशन कब करेंगे, अगली ऑडिट फाइल में। तो इसके थर्ड पॉइंट के साइड पे हेडिंग डालो, नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर इन्वॉल्व, नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर इन्वॉल्व। फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिखो एनी चेंजेस। कह रहे हैं अगर कोई हाँ चेंज करना हुआ, कुछ फाइनलाइज करते हुए, असेंबल करते हुए आपको लग रहा है कुछ गलत हो गया, जो भी है चेंज करना है, तो जो चेंज है वो कर लेना, ठीक है। एग्जांपल में दिया हुआ है चेंजिंग, जैसे कि कुछ डिलीट या डिस्कार्ड करने, कुछ सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग समझते हो ना भाई, फोन में होता ही है ना, डेट वाइज, अल्फाबेट वाइज, तो कुछ सॉर्टिंग करनी है। कोलैटिंग, कंबाइंड करना, मतलब कोलैटिंग का मतलब होता है कंबाइंड करना, या सीरियल वाइज करना, लाइक दैट। और कुछ चेकलिस्ट वगैरह को दोबारा से आपने देखना है, तो यानी कि कोई चेंजेस की जरूरत हो, चेंजेस यानी कि कोई डिलीट करना हो, कुछ एडिशन करनी हो, कोलेटिंग करनी हो, सॉर्ट आउट करना हो, सॉर्ट आउट मतलब सोल्व नहीं, सॉर्टिंग करनी हो, तो उसको भी आप कर लेना। पांचवा पॉइंट के साइड पे लिखो नो डिलीटिंग। आफ्टर द असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ऑडिटर शैल नॉट डिलीट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड, और रिटेंशन पीरियड होता है 7 ईयर्स। नो डिलीटिंग, ठीक है। और उसके साथ 6th पॉइंट के साइड पे लिखो रिटेंशन 7 ईयर्स। तो असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल में पहला था ऑडिटर शैल असेंबल ऑन द टाइमली बेसिस। फिर दूसरे में कह रहे हैं कि SQC 1 बताएगा आपको कितना टाइम, 60 दिन। उसके बाद कोई नॉन प्रोसीजर वगैरह आपको इन्वॉल्व नहीं करना, उसके बाद कोई चेंजेस है उसको इन्वॉल्व कर लेना, जैसे कि डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, ये वो चीजें। 5वें पे है एक बार फाइनल हो गई, ऊपर था आपको कोई न्यू प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं करना, ये कह रहे हैं अब इसको डिलीट भी नहीं करना, कब तक, रिटेंशन पीरियड तक। और रिटेंशन पीरियड आपका कितना है, 7 years। 7 ईयर का रिटेंशन पीरियड। SQC 1 बता रहा है कि SA 230, SQC 1 भी बताता है, SA 230 भी बता देता होता है आपकी। SQC 1 दो चीजें बता रहा है, एक तो आपको बता रहा है कब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना, असेंबल कर लेना, ऑडिट वगैरह के 60 दिनों के अंदर, और 7 सालों के लिए उसको रख लेना। अगला आपके पास है पॉइंट नंबर 9,
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, सर्कल करो, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड प्रोफेशनल जजमेंट्स। कह रहे हैं कोई सिग्निफिकेंट आपको मैटर्स मिल रहे हैं ऑडिट में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखोगे? बिल्कुल रखेंगे। या अगर आपने कोई जजमेंट यूज की, जजमेंट समझते हो, जहां पे आपने कंपनी वाले बोल रहे थे कि 5% प्रोविजन बनाया है, आपने उसको बोला कि नहीं, जिस हिसाब से आपकी कंपनी के हालात है ना, इतना तो पैसा आपका डूब रहा है, आप तो भाई 15% प्रोविजन बनाओ। मतलब कंपनी कह रही है नहीं 5%, आप कह रहे हो 15%, तो कहीं ना कहीं आपकी जजमेंट इन्वॉल्व हो गई, और ये बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट है, यानी कि आप 3 गुना उस पे पहुंच गए। उसने बोला था 5, आप 6 या 7 तक चले जाओ, 3 टाइम्स चले गए। तो हर उस चीज की आपको डॉक्यूमेंटेशन रखनी है जो मैटर सिग्निफिकेंट हो और जिसमें आपकी जजमेंट इन्वॉल्व हो। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को फिर से लिखो, where more than one view is possible, more than one view is possible। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब होता है जहां पे एक विचार तो होता ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिक्वायर्स एन, अच्छा मैंने गलत लिखवा दिया। जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, माय मिस्टेक। मैं मोर देन को कट कर देता हूँ ना। वन व्यू इज पॉसिबल, इसके ब्रैकेट में आप लिखोगे दैट इज राइट डिसीजन। एग्जाम्पल क्या है सिग्निफिकेंट मैटर्स की? जैसे कि कंपनी के अंदर कोई मैटर्स थे, आपको मिल गए जो सिग्निफिकेंट रिस्क दर्शाते हो। सिग्निफिकेंट रिस्क, जैसे आपके पास स्टॉक पड़ा था, फॉर एग्जांपल स्टॉक, आप कह रहे हो उस स्टॉक के दम पे, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, स्टॉक के बेसिस पे आपकी सीसी लिमिट चलती है। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ओवरड्राफ्ट लिमिट्स या सीसी लिमिट्स आपकी चलती हैं, जितना आपके पास स्टॉक है उस हिसाब से आपको बैंक वाले लोन दे देते हैं। बैंक वालों ने हमें बोला कि हमने ना उस फलाने बिजनेसमैन को ना इतने का लोन देना है, जाओ उसकी स्टॉक ऑडिट करके आओ। उसने मुझे ना ये वाली अपने सीए से बना के रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में लिखा हुआ है 15 लाख का स्टॉक इस गोडाउन में पड़ा है, इस लोकेशन पे पड़ा है। हम आपको उस स्टॉक की डिटेल, लोकेशन की डिटेल, असेसी की डिटेल सब कुछ दे रहे हैं, जाओ चेक करके आओ। आप गए, स्टॉक तो पड़ा है उतना, स्टॉक पड़ा है उतना, लेकिन सारा स्टॉक, सारा नहीं मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर स्टॉक वो ऐसा है जो आउटडेटेड हो चुका है, गल सड़ चुका है, डैमेज हो रखा है। 15 लाख की किताबों में दिख रहा है, वो समझ में आ रही है, लेकिन आज मैं अगर उसको बेचने जाऊं तो 7-8 लाख का बिकेगा। मेरे को ये तो पता है क्योंकि गला सड़ा स्टॉक है या कुछ डैमेज हो रखा है, 15 लाख का नहीं बिकेगा। तो इस वजह से वो जो स्टॉक है आपका रिस्क कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे जो मैटर्स होते हैं, इन्हीं मैटर्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स। और ऐसा कोई आइटम जैसे कि स्टॉक, तो देखा जाए वो स्टॉक क्या है, रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि पूरी टोटल वैल्यू को। तो हर वो मैटर जिससे रिस्क क्रिएट होता है, ठीक है, उसको आपने सिग्निफिकेंट मैटर मानना है तो उसको रिकॉर्ड कर लेना। तो यानी कि 7 लाख का स्टॉक है, अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बना के रख लो, ताकि जिसने आपको अपॉइंट किया, चाहे शेयर होल्डर ने, चाहे मैनेजमेंट ने, चाहे बैंक वालों ने, उसको दिखा देना भाई ऐसे ऐसे हुआ है। दूसरा, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग ए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियल मिसस्टेटेड। फिर आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए और आपको ये लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, मटेरियल मिसस्टेटेड, यानी कि गलत हो सकती है। तो गलत हो सकती है तो सिग्निफिकेंट है, रिकॉर्ड कर लो। अ नीड टू रिवाइज द ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट ऑफ द रिस्क। आप पहले रिस्क असेस करके आए, आपने क्या बोला, स्टॉक तो 7-8 लाख का बिकेगा, मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया, बैंक वालों के पास गया मैं लेके, बैंक वाले कहते यार एक बार फिर ध्यान से चेक करके आओ, अब हमें ज्यादा डाउट हो रहा है। और आपको पता लगा ऊपर वाले बॉक्सेस सारे ठीक थे, या जो आपको दिख रहे थे, नीचे तो कुछ भी नहीं था, यानी 7 लाख भी नहीं, ये तो 2-3 लाख का बिकने वाला है। तो जब आप अपने प्रोसीजर को रिवाइज करते हो, और वो भी रिस्क को असेस करने के लिए, रिवाइज द ऑडिटर प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर। सर्कमस्टांसेस दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन अप्लाइंग द, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो ऑडिटर के ऊपर बाउंडेशन डाल देती हैं, मतलब कि उसको अपने प्रोसीजर करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, वो भी। और उसके बाद है अगर आपका ऑडिट ओपिनियन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, और मॉडिफिकेशन तब आती है जब कंपनी में सब ठीक ठाक ना हो। तो 4th पॉइंट की साइड पे लिखो, दैट मीन्स
सब ठीक ठाक नहीं है, दैट इज कंपनी में सब ठीक ठाक नहीं है। अगर कंपनी में सब ठीक ठाक नहीं है तो मॉडिफिकेशन की जरूरत आ गई तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रख लेना। और ये कह रही है सारा कुछ आपका कैसे डिसाइड होगा, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। क्या किसी, मुझे बताओ गीता में लिखा हुआ है भाई अगर ऐसे ऐसे हुआ तो ये सिग्निफिकेंट मैटर है, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट लगेगी, सिचुएशन बेस्ड होगा, सर्कमस्टांसेस बेस्ड है वो। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स में क्या क्या आ रहा था, क्या सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकते हैं, जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया क्या उसमें एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड हो रही है या आपको रिवाइज करने की जरूरत हो रही है, अपने रिस्क को दोबारा असेस करने की जरूरत हो रही है, आपको अपने प्रोसीजर लगाते हुए सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज अराइज हुई थी, या फिर कोई आप अपने ओपिनियन में मॉडिफिकेशन अराइज कर रहे हो, पहले क्लीन दिया हुआ था आप क्वालिफाइड दे रहे हो, या पहले क्वालिफाइड दिया हुआ था आप क्लीन दे रहे हो, मतलब बहुत ही फ्लक्चुएशन चल गई। जब आपका ऑडिट ओपिनियन चेंज हो जाए ना, ये वही होती है जब आप लोग आपस में बोलते हो दल बदलू, है ना, जब आप बोलते हो मुकर भी गया, पहले तो तेरी जुबान पे ही नहीं रहा, मतलब क्लीन ओपिनियन से आप सीधा सीधा मॉडिफाई ओपिनियन पे आ गए, या मॉडिफाई से आ गए आप लोग क्लीन पे, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। और उसके बाद ये इस लाइन पे बोला गया है कि ये सारी सिग्निफिकेंट मैटर जो है आप कैसे अराइज करते हो या कैसे ढूंढते हो, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक नंबर कौन सा हुआ ये, 10th, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। अगर आपको पेपर में आएगा ना कंप्लीशन मेमोरेंडम, और जिसने नहीं पढ़ रखा वो एक भी शब्द नहीं लिख पाएगा, क्योंकि शब्द ही ऐसा है कंप्लीशन मेमोरेंडम। पहले तो देखोगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर ऑडिट में ऐसा क्या हो रहा होगा, चीज समझ में आ रही है। चीजें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल ही नहीं लिख पाओगे। तो कई चीजें, जैसे अभी पिछली क्लास में हम डेप्रिसिएशन का पॉइंट कर रहे थे एक, अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं किया तो सोल्व भी नहीं हो पाएगा, अमलगमेशन में था, ऐसे ही ये चीजें हैं। लेकिन अगर आपको बाय चांस ये शब्द मिल जाए ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, 3 नंबर का आएगा, आप 6 का लिखाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, देखो जिसने पढ़ा हुआ है वो तो उतना ही लिखता है, ये याद रखना, ज्यादा से ज्यादा वो सजा देगा पर उससे ज्यादा नहीं लिखेगा, उसको पता है जब मैंने लिखा ही सही है। जिसको नहीं पता उससे पूछो, डॉक्यूमेंटेशन समरी आ गई, इतना तो आपने लिखोगे जितना वो बंदा लिख देगा। ऑडिट में ये चीज नहीं चलेगी, आपके पूरे सीए में ही नहीं चलने वाली ये चीज। आपको पता है तो लिख दो, मन की तसल्ली है, मन की तसल्ली और सच्चाई में बड़ा ही विश्वास रहने, वो डिफरेंस रहने वाला है आपकी सीए में। लिख जितना मर्जी देना, कई बार चीजें नहीं आती ना, अपनी तरफ से तो होप है ना, ट्राई करें, मार्क्स मत होप रखना बस। द ऑडिटर मे कंसीडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर एंड रिटेन डॉक्यूमेंटेशन और समरी। कहते हैं यार ऐसे करते हैं, एक समरी बना के भी रख लेते हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन रख ली, चलो एक समरी बना के रख लेते हैं, जिसको आप बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम, जिसमें हमने क्या लिख रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे, अभी अभी पीछे अपन ने देखा था ना क्या सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे वो, और वो कैसे एड्रेस किए। फिर आपने एड्रेस का मतलब होता है सोल्व, एड्रेस का मतलब होता है आपने उसको कैसे कंसीडर किया, कैसे सोल्व किया। पॉइंट नंबर 2, सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है, जब आपने एक समरी बना के रखी हुई है, जो आपके बॉस है ना, आपका बॉस कभी नहीं बोलेगा भाई डिटेल डिस्कशन दे यार, वो कहेगा यार मुद्दे की बातें बता, तो आप मुद्दे की बातें लिख के उसको दे दोगे। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसीडर वेदर देयर इज एनी इंडिविजुअल रेलिवेंट एसे objective that auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall audit objective of the auditor। किसको समझ में है ये लाइन, वेलकम टू ऑडिट। कोई ऐसा ऐसे है जो ओवरऑल ऑडिटर का कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक रहा है, इंडिविजुअल लेवल 90% ठीक है, 90% ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस वाली, ये तो बिल्कुल ही वाहियात था। कोई इंडिविजुअल ऐसे है जो ओवरऑल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को, ऑडिटर के नहीं बोलना अपने, ओवरऑल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये लिखा होता है आपका एसए 200 में।
ऐसे 200 में आपके ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, जिसमें आपने पढ़ा था टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस एज अ होल फ्री फ्रॉम रोमम, ट्रू एंड फेयर व्यू, ओपिनियन एक्सप्रेस करना और फ्यूचर वायबिलिटी ना दिखाना। अल्टीमेटली ऐसे 200 आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम रोमम। फ्री फ्रॉम रोमम, रोमम मतलब इसकी हिंदी का एक ही शब्द गलतियां, एफएस फ्री फ्रॉम गलतियां, यही आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या कोई इंडिविजुअल ऐसे है? इंडिविजुअल ऐसे का मतलब बताओ मेरे को, इंडिविजुअल रेलिवेंट ऐसे का मतलब? सिंगल ऐसे मतलब 210 हो गए सिर्फ, हाँ, मतलब कोई ऐसे 210, 220, 530, ये लो 530, कोई भी ऐसा ऐसे है जो बीच में आ रहा है, मतलब ऐसे 530 का 220 का कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा बीच में आ रहा है जो आपको ऐसे 200 का जो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने से रोके, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लेना। तो इसको लिखो एनी इंडिविजुअल ऐसे प्रिवेंट टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कंप्लीशन मेमोरेंडम, टॉपिक बड़ा आसान था, लेकिन अगर हमें एक शब्द दिख जाए नीचे वाला समरी, तो उसमें क्या था, एक सिग्निफिकेंट मैटर्स आपके क्या थे और आपने उसको कैसे एड्रेस किया। पहला क्या था, सिग्निफिकेंट मैटर्स आपको क्या अराइज हुए आपके ऑडिट में, हाउ यू एड्रेस द सेम। दूसरा आपके पास था ये आपकी इफेक्टिव या एफिशिएंट ऑडिट या इंस्पेक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। और तीसरा आपका था क्या कोई इंडिविजुअल ऐसा तो नहीं है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बीच में आ रहा हो, है ना। जैसे जब आप बॉस बनते हो, जब आप सीए करते हो, तो कई छोटे छोटे पेपर बीच में आते हैं, कोई ऐसा छोटा पेपर तो नहीं है जो मेरा पूरा ग्रुप पास करवाने से रोके, जैसे ऑडिट, जैसे ITSM, है ना। मेरी तरफ से जैसे मेरा होता था कोस्ट, मुझे तो होता था कोस्ट में 40 आ जाए, मतलब मैं तो राजा हूँ, एंड आई गोट ह्यूज 54 मार्क्स इन IPCC। मतलब उस टाइम पे मतलब मैं, मेरे पैर आसमान पे थे, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले मैं एक बार फेल हो गया था। और उसके बाद एक और पेपर होता था कंप्यूटर का, IT का, ओ हो। मतलब सबसे बड़ी बात तो थी पहले ऑडिट, अगला कंप्यूटर। बट कंप्यूटर में तो मतलब मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे नेशनल लेवल पे, 59 मार्क्स, पता नहीं 60 मार्क्स से मैंने एग्जामिनेशन ली थी ITSM में। समझते हो कितना इंटेलिजेंट हूँ मैं। ऐसे रोज मुझे बताया करो, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है इससे। ITSM में एग्जामिनेशन मेरी तरह बनो, शिष्य वही अच्छा जो गुरु से आगे निकल जाए। तो 60 नहीं लेने, कम से कम 65 लेने हैं, 61 या उससे ज्यादा। 40 आते हैं वही बोलते हैं। ओ नहीं जी नहीं, यही थिंकिंग ही तो मारनी है, यही थिंकिंग। जो 40 वाला रखता है वो तो बंदा निकलता ही नहीं है। जो बंदा 60 वाला रखता है, 60 वाला रखता है, उसके आते हैं 55। 40 की तो सोच ही नहीं रखनी। मतलब होता है, सभी के साथ ही होता है। हम भी अपने तरफ से यही सोचते थे, भाई अकाउंट्स में 60, ऑडिट में 40, ग्रुप क्लियर। मतलब कौन गारंटी दे रहा है कि अकाउंट्स में 60 किसी के, मतलब आप राजा के बेटे हो क्या, 60 आपके ऐसे ही आ जाएंगे। मतलब सोच देखो, 60 और 40, अगर आप सोच सकते हो इतना अच्छा, तो फिर यही सोचो 80 और 60, फिर आए ना मजा। थिंकिंग रखो ना, फिर थिंकिंग। दूसरी बात, 60-40, पहली बात है 60 की गारंटी नहीं है। किसी गीता में नहीं लिखा ऑडिट अकाउंट्स का पेपर अच्छा आएगा, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। आपको लगता है कभी आपकी नजरों में वो आएगा, एसेट और लायबिलिटी टैली? आता है वैसे, लेकिन उस टाइम पे पेपर वाला जो वो प्रेशर होता है, आपको कैसे लगेगा। दूसरी चीज, ऑडिट में 40, ये तो धारणा ही गलत है। चाहे ITSM बोल लो, चाहे लो बोल लो। क्यों गलत है, इसको मैं आपकी वो मेंटालिटी के थ्रू नहीं बता रहा, ऑडिट के मतलब मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूँ। CA वालों ने ना एक प्रोविजन निकाला हुआ, कहते बेटा 50 वाला पास है, तो 40 की बातें क्यों करते हो। उन्होंने तो ये बोला ना 40 लेने जरूरी है हर सब्जेक्ट में। आप 3 सब्जेक्ट में 40 ले लो, खुश हो जाओगे क्या? नंबर तो 120 बनेंगे ना। पास कितने वाला है, पास तो 50 वाला है, इसलिए बातें 50 की किया करो मेरे आगे। अगर आपको मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करना है ना, मेरे सामने तो भाई थोड़ा पॉजिटिव रहो। इन चीजों में मैं शुरू से ही पॉजिटिव होता था पूरा, मतलब अपने होता था ना, हक से फेल होके आता था अगर होके आता था, लेकिन मैं कभी 40 की बातें नहीं करता था यार। जब पास ही 50 वाला, मेरी शुरू से एक मेंटालिटी थी, बातें तो चलती थी यार 40 आ जाए और 60 माइंड में तो चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने माइंड को उससे ऊपर सेट किया होता, पास 50 वाला है,
ऑब्वियस है ना। दूसरे में अगर आपके 60 आ जाए वो तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स बढ़ रहे हैं, या बाई चांस अगर आपका लक फेवर ना करे वो कॉम्पनसेट कर देगा। बट एक चीज याद रखना, 400 में से 200 वाला पास है, अगले 400 में से 200 वाला पास है, टोटल 800 में से 400 वाले पास है, तब जाके सीए फाइनलिस्ट बनोगे आप। फिर सीए फाइनलिस्ट के बाद ऐसे जो मुझसे एक्सपीरियंस टीचर है वो भी ऐसे ज्ञान दे रहे होंगे आपको आज से 1.5 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने के बाद। लास्ट वाला ही सिर्फ कंसीडर करना, 6 महीने के बाद आपके ऐसे दिन चल रहे हो, सीए फाइनल की कोचिंग दे रहे हो, जिसने अभी दोनों ग्रुप दे देने हैं। चलो, ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओनर कौन होता है? ऑडिटर। एग्जाम क्वेश्चन लिखो, इसको ई लिखो, ई। ये एग्जाम में 1, 2, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। SQC1 बोलता है, SQC1 बड़ा अच्छा है, ये हमेशा ऑडिटर के बारे में बातें करता है। कहता भाई साहब ये प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, उसने इतनी मेहनत लगाई, एक्सेल चलाया, हाथ चलाए, प्रॉपर्टी किसकी है? ये ऑडिटर की। ही में एट हिज डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, वो अपनी मर्जी से चाहे तो दे सकता है। प्रोवाइडेड सच डिस्क्लोजर डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। अगर वो क्लाइंट को दे देता है लेकिन उससे ये नहीं है कि उसका वो काम थोड़ा कम आंका जाएगा या कुछ भी है, वो वैलिड ही रहेगा। In case of assurance engagement, independence of auditor or his personnel should not be affected. Independence of auditor or of his personnel should not be affected. Assurance engagement का मतलब होता है true and correct view. लिखना मत इसको, लेकिन ये हमारे समझने के लिए होता है, true and fair view से ऊपर चल रहा होता है, जहां पे आप ना एश्योर कर रहे होते हो कि हाँ भाई सब ठीक है। हमारे ऑडिट में समझने के लिए हमें जल्दी समझ आ जाता है, ट्रू एंड फेयर व्यू रीजनेबल होता है, तो ट्रू एंड करेक्ट व्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट। लेकिन आप यहाँ पे लिखना मत, ये मेरा आपको समझाने के पर्पस के लिए था। एश्योरेंस का मतलब होता है आप सही से उसको बता रहे हो कि हाँ अब सब ठीक है, कुछ हो गया तो मुझे पकड़ लेना, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाता है बस ट्रू एंड करेक्ट व्यू से। ओनरशिप किसकी प्रॉपर्टी है? ये ऑडिटर। क्या वैसे किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑडिट मतलब डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंट्स किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर। क्लाइंट मांग सकता है, यस। मांग तो सकता ही है, ऑडिटर देगा जरूरी है, मर्जी है। मर्जी है। यानी SQC1 चाहे SA230 बाउंड नहीं कर रहा कि आपने उसको देना ही है, तो आपकी मर्जी, आप उसको दे सकते हो। रिटेंशन पीरियड पॉइंट नंबर 12। सर आपके चलो हो गया था ये, कितने? 7 ईयर्स। उसके बाद स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कह रहे हैं अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी आपको लास्ट में एक और पॉइंट डाल दिया, अभी इनका जी नहीं भरा था कि क्या क्या रखना है, एक लास्ट में जाते जाते एक और पॉइंट बोल दिया। कह रहे हैं एक तो जितनी आपने डिस्कशन की है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशन, इसको डालो आप नंबर 1, अगला नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 3, मतलब 13 का पॉइंट नंबर 1। कह रहे हैं जो आपकी डिस्कशन हुई थी ना, डिस्कशन किसकी होती है? ऑडिटर की, मैनेजमेंट से, TCWG से, अदर कौन हो सकता है? शेयर होल्डर्स। हाँ, अदर में आप शेयर होल्डर भी बोल सकते हो, डेटर क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो, बैंक भी बोल सकते हो, किसी के साथ भी एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स। तो कह रहे हैं डिस्कशन की डॉक्यूमेंट रख लेना। पहली डिस्कशन किसके साथ हुई? मैनेजमेंट। दूसरी हुई कोई अगर आपकी सिग्निफिकेंट मैटर पे डिस्कशन हुई, उसको भी रख लेना, ये पहले भी कर लिया था। व्हेन एंड विद whom। चलें जी आगे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ डिपार्चर, सर्कल करो डिपार्चर, और इसको मैं करूंगा डबल स्टार, और इस साइड पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट। डिपार्चर वाले टॉपिक आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी एसए से या किसी ऑडिट के स्कोप से डिपार्ट कर जाते हो, मैंने आपको बोला आपकी कॉपी जो चेक होगी ना, अगले वाले कंटेस्टेंट को दे दो, लेकिन आप में से 2 जनों ने क्या बोला? नहीं नहीं, आप मेरी कॉपी चेक कर, आप मेरी कॉपी चेक कर। मतलब कि डिपार्ट कर रहे हो ना, किसी लॉ या रेगुलेशन को आप तोड़ रहे हो, बंधन तोड़ रहे, बंधन तोड़े जा रहे हैं। तो जो भी बंधन तोड़ेगा उसका रीजन बताओ, भाई ऐसा क्यों, ऑल्टरनेट बताओ, अब कौन। चीज समझ में आ गई? तो कह रहे हैं अगर आप किसी भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से अपना नाता रिश्ता तोड़ रहे हो तो पहले उसका रीजन बताओ, सीधा रूठ के नहीं चले जाना, पहले तो उसका रीजन बताओ, और छोड़ तो बिल्कुल ही नहीं देना। अब बताओ कि अब मेरी कॉपी कौन चेक करेगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर बताओ अब मुझे। तो कॉपी कौन चेक करेगा? आप। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर होता है आपका मतलब। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैटर अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट।
इसको भी मैं मार्क करूंगा डबल स्टार। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन अराइज हो रहे हैं, कुछ मैटर अराइज हो रहे हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे? मतलब सारा लेखा चिट्ठा हो गया, अभी भी क्या आपने खून पीना है क्या? सोच के देखो, ऑडिट हो रही थी उसके बीच में खून पिया हुआ था, जब ऑडिट हो गई और जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होनी है उसके बीच में तो बड़ा ही खून पीते हैं क्लाइंट आके। ऑडिट रिपोर्ट बन गई, शिरडी जाके माथा टेकाए, फ्लाइट में जाके उसी ऑडिट फीस में से ही, ठीक है, और पैसे नहीं खर्च करने उसी फ्लाइट में से, मतलब आगे माथा टेका है, उसके बाद फिर से मैं माथा टेक के घर पहुंचा, वो तो पहले मेरे घर पहुंचे हुए थे, कौन? आपके क्लाइंट। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑडिटर परफॉर्म्स न्यू और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और ड्रॉ द ऑडिट रिपोर्ट दोबारा। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑडिटर परफॉर्म द न्यू या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, तो फिर ऑडिटर डॉक्यूमेंट दोबारा करेगा। भाई ऐसी क्या, मतलब क्या बोलूं मैं हिंदी में, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि मैं अभी माथा टेक के आया हूँ कि 1 साल अब आपका मुंह देखने को ना मिले, लेकिन क्या करें, ग्राहक है, भगवान का रूप है ना। दूसरा, फिर आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया था उस सर्कमस्टांसेस में? व्हेन एंड बाय whom द चेंजेस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर मेड। मैंने किया, मेरे क्लाइंट, मेरे स्टाफ ने किया, किस टीम ने किया। 2 टॉपिक को मैं ये वाली रिवाइज करना चाहूंगा। अगर मैं डिपार्चर करके जाता हूँ, किसी लॉ रेगुलेशन को तोड़ता हूँ, उसका रीजन बताना पड़ेगा और ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। अगर मैं आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट करता हूँ तो क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, वो मेरे को बताओ क्या सर्कमस्टांसेस आई। दूसरा है, फिर आपने क्या नया या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया और किसने किया। इसी के साथ आपका ऐसे 230 को बाय बाय करो एक बार। लेकिन आपको पता है बाय वाले भी छोड़ते नहीं है, वो कहते हैं अभी हम जिंदा हैं, हमारे तो क्वेश्चन अभी बाकी हैं, चलो फिर उसको कर लेते हैं। RK and Company is the auditor of PKOR Limited। RK and Company, कोई कंपनी ऑडिटर भी हो सकती है? नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है RK and Company। फर्म का नाम है, कंपनी जाके कड़े लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ये फर्म का नेम है, जैसे मेरी फर्म का भी नेम कंपनी आता है पीछे। MD ऑफ द कंपनी डिमांड्स कॉपी ऑफ वर्किंग पेपर। अब ये सच वाली कंपनी है, ये RK and Company नहीं है। ये जो है ना द MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इस कंपनी को लिखो, ये PKOR वाले कंपनी का MD है। लेकिन मेरा डायरेक्टर मुझसे थोड़ी पूछेगा, पहली बार सीए फर्म्स में डायरेक्टर नहीं होते, पार्टनर्स होते हैं। डिमांड द कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर फ्रॉम द ऑडिटर। आर द ऑडिटर बाउंड टू ऑब्लिगेट द MD? पहले लिखो, हाँ इसका आंसर लिखो नो। और क्या रीजन दोगे? as per SS 230 नहीं, And it's- ऑडिटर को ये क्वेश्चन बताता है। एंड इट्स डिस्क्रिप्शन है तो पढ़ा ऐसे। ऐसे ही कर रहे ये हैं। थोड़ी बताता है कि ऑब्लाइज्ड है वो। हाँ, आंसर दे दे। तो 230 तो आपको बता रहा है, हाँ, ठीक। 230 आपको बता रहा है कि आप बाउंड नहीं हो, यानी कि ये ऐसे 230 का क्वेश्चन है। चलो पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को टिक कम टिक कर दो। मतलब सब कुछ ठीक है। इतनी मुश्किल तो कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, किसी दिन ऐसे धमकी देते हुए हम कैमरा भी उस तरफ करेंगे। तो फिर तो बच्चे सच में डर जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन करो। वाओ, गिव सम एग्जांपल। मेरे को कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इतना बोलना चाह रहे हो लेकिन मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी चलो। और एग्जांपल इतना तो भी आप बोल रहे थे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे। चेकलिस्ट। चेकलिस्ट। एक मिनट, चेकलिस्ट आप लोग भी लिखो साथ साथ, मेमोरेंडम। आप लोग भी लिखो साथ साथ। इशू मेमोरेंडा, कैलकुलेशन। चेकलिस्ट हो गया, इशू मेमोरेंडा हो गया, एनालिसिस हो गया, कैलकुलेशन शीट्स। कैलकुलेशन शीट्स हो गई, और बताए जाए कुछ भी ले लो। कुछ भी कुछ भी करो मतलब। कुछ भी बताओ। चेकलिस्ट हो गई, इशू मेमोरेंडा हो गए, एनालिसिस हो गए। इसके साइड पे लिखने हैं आपने भी, सारे के सारे लिखने हैं अभी। Summary of significant matters, अच्छा। letters of confirmation and representation, सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गया, और letters of confirmation and कंफर्मेशन लेटर्स हो गए। लिखो लिखो लिखो, पीछे आपको लिखने पड़ेंगे, जितना लिखेगा उतना बढ़ेगा इंडिया। ऑडिट में तो आपको लिखना ही है, धक्के सर ही लिखने हैं। ITSM में, लॉ में आपको जितना धक्के सर भी लिखना है लिखो बस। कम से कम लिखे वाली चीजें आपको याद रह जाती हैं।
चेकलिस्ट हो गया, चेकलिस्ट हो गया, इशू मेमोरेंडा हो गया, एनालिसिस हो गया, और क्या थे, कैलकुलेशन शीट्स हो गए, सिग्निफिकेंट मैटर्स हो गए, कंफर्मेशन लेटर लिखो, रिप्रेजेंटेशन लेटर्स लिखो। चलो सर आगे, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। डिस्कस विद द एसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट। ओहो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेरे को याद नहीं आ रहा, ये आपके पास था ABCDEF। सीएम की साड़ी। क्या था? सीएम की साड़ी। लिखो फिर यहाँ पे लिखो, कौन लिखेगा, लिखो सीएम की साड़ी। ओके दैट्स माय इनोवेटिव स्टूडेंट। सीएम की साड़ी। सी से बताओ ना क्या होता है, कंक्लूजन। एम से ऑडिट मेथोडोलॉजीज, एस से साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ए से नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यही था। यस। अच्छा, आर से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ई से एविडेंसेस। अरे दूसरा ई पूछ रहा था। एक्सेप्शंस। अच्छा, सीएम की साड़ी। ओके, ये भी फैक्टर वाला क्वेश्चन था। यस, ये हमें आता है, 2 बार पेपर में आ चुके हैं। एक बार आया था 13 में, एक बार आया था 15 में, अब आएगा 20 में। नहीं, सारा रिलीज हो गया, 21 में आएगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में फैसिलिटेट द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। ये तो उसका एक पॉइंट ही था, समरी को सर्कल कर दो। इसका दूसरा नाम बताओ तो मैं जानूं। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन था, कंप्लीट मेमोरेंडम। कंप्लीट था। हां कंप्लीट था। देखो क्या था, मेमोरेंडम कंप्लीशन था। यस, पहले तो इसका सेकंड नेम लिखो, ये क्या है, कंप्लीशन मेमोरेंडा। मेमोरेंडा भी नहीं था यहाँ पे, मेमोरेंडम था। शुक्र है आप लोग, शुक्र है आपने यहाँ पे मिरिंडा नहीं बोल दिया। कम से कम मुझे कुछ तो याद था, श्वेता ऐसे हाँ। बेइज्जती ना कर। दोनों एक तरफ से इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कौन सा पूछा सेकंड नेम? बात तो सही है, कंप्लीशन कुछ तो याद है, मेरे को तो याद करवाने। कंप्लीशन मरिंडा नहीं लिखना, पहले बात सुन लो। कंप्लीशन मेमोरेंडा भी नहीं लिखना, कंप्लीशन मेमोरेंडम। नेक्स्ट आपके पास है कमेंट ऑन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू एसे। इन रिलेशन टू एसे, यहाँ पे एसे का नेम था, मैंने हटाया था जानबूझ के। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व अ नंबर ऑफ एडिशनल पर्पस, ये तो आएगा ABCDEF। 230। ये ठीक बोला मैंने? हां ठीक है, ABCDEF, ये इसकी मेमोरी टेक्निक है। सर अब हमें ना एक होमवर्क दो, थोड़ा अटपटा चटपटा होमवर्क। मैंने कहा बोलो अभी तो क्लास चलेगी, आपने बोला क्लास तो चलती रही लेकिन हमें एक होमवर्क दो कल अटपटा चटपटा। मैंने कहा कैसे? आप बोल रहे हो कि कल ना हम सारी मेमोरी टेक्निक एक तो पीछे लिख के आएंगे जो फर्स्ट सेकंड डे डिस्कस हुई थी, और कल सारी मेमोरी टेक्निक के क्वेश्चन का अगर 8-9 बने उसमें से टेस्ट होगा। मैंने कहा नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा, पर आपके आगे मेरी एक नहीं चलती। तो आपने डिसाइड कर लिया, एक तो बुक के लास्ट में सारी मेमोरी टेक्निक्स के टॉपिक लिख के आओगे, क्वेश्चन लिख के उसके साथ में क्या लिख दोगे, जो जो मेमोरी टेक्निक है और उसका पेज नंबर, और कल उसी मेमोरी टेक्निक में से टेस्ट होगा। और मैं कल आपको टॉपिक दूंगा, ये मेमोरी टेक्निक है एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। सर ये बहुत बढ़िया, इससे ऑडिट अच्छा हो जाएगा, मैं तो कहता ही हूं। चलो, इसी से आपके चैप्टर का एक स्टैंडर्ड खत्म हो गया। सर आगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। कितने स्टैंडर्ड्स हमारे हो चुके हैं? ऐसे 220 हो गया, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ FS। ऐसे 210 हो गया, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 315 हो गया, ऐसे 3 एक पॉइंट है। हाँ एक पॉइंट आया था। ऐसे 300 हो गया, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS। ऐसे 320 हो गया, मटेरियलिटी इन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ FS। ऐसे 230 हो गया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कितने हो गए हमारे? 5। ऐसे 300 क्या था? गलत, प्लानिंग था। आपको स्टैंडर्ड के नाम बस टिप्स पे होने चाहिए, बस जैसे मर्जी। ठीक है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बाकी स्टूडेंट में तो आप में कि कैसे आपको टिप्स पे याद होंगे। कभी सीरियल वाइज नहीं याद करने। जितनी चीजें अगर आपको रैंडम याद हो रही है ना, तो समझ लो आपका लेवल हमेशा इंक्रीज हो रहा है। फिर ऑडिट में 50-60 बड़े इजीली आ जाते हैं। अगर मैं आपको पिछले 3 बैचेस का आपका अपना रिजल्ट दिखाऊं ना, मेरी मेहनत क्या है उसमें, मेरी मेहनत सिर्फ इतनी है, मैं उनको ना रैंडम तैयारी करवाता हूँ। जितनी आपकी रैंडम तैयारी है, क्योंकि एक्चुअली ना पेपर का एक रूल है। पेपर कहता है मैं पहले चैप्टर में से नहीं आऊंगा, पहले चैप्टर का क्वेश्चन, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का।
वो कुछ भी आता है ना। ये बहुत बड़ी बात बताई मैंने आपको। इसी के साथ ही सर आगे चलो, ऐसे 500 नंबर 1 नंबरिंग करो। नंबर्स मैच नहीं होने चाहिए आज भी किसी के, ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छी गेम लगती है मेरे को। जैसे कल आपने मेरे को फॉलो किया था, बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन अंदर से बड़ा दुख हुआ था मुझे। ये सबसे मैच है। ये जो है ना 3 है, इसके बाद जो है ना ये ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये 4th है। ये ऐसे बहुत लंबा जाने वाला है। आपको क्या लगा 3 पॉइंट में खत्म है? ये तो लहू पिएगा। 4था ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ऑडिट एविडेंस। ये स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे डायग्राम बनवाऊंगा मैं। अरे आप देखते चले जाओ। सर इससे तो नंबरिंग हो ही लगती है। 4 ये तो 4th के आगे सब पार्ट है ना। उसके बाद मेथड जो है वो 5th पॉइंट है। फिर मेथड के अपने अलग अलग हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस 6वां पॉइंट है। 6वां मतलब 6। मैं बोलता है, मैंने बोला तो अभी अभी। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस 6वां मतलब 6 मतलब छठा। अच्छा, टाइप्स ऑफ ऑडिट, सुन लो मैं करवाता हूँ। 6 हो गया आपका। रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी 7th है, मैं करवाता हूँ। ऑडिटर ड्यूटी 8th है। ऑडिटर्स ड्यूटी 8th है। इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स ड्यूटी फिर से 9th है। इवेल्युएशन 10th है। बस मतलब सारे के सारे नालायक बच्चे किसकी क्लास में? हमारी क्लास में। 1 2 3 4 5 से 10 तक नहीं आया किसी को। सर आज हमारी क्लास पौना घंटा और लो, ऐसे 500 पूरा खत्म करा दो, मतलब आज कौन कह रहा है ये? क्रैक। चलो, जब आपका दिल और दिमाग इतनी शिद्दत कर ही रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ फोटो ही रुकी है मेरी, लेकिन आवाज आ रही है और स्लाइड चल रही है। एक्चुअली आजकल हो क्या रहा है, हमारी फोटो रुक जाती है बीच में। सर हमें ठंड में भी पढ़ाओ, मतलब शिद्दत है हमारे अंदर। चलो ठीक है। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस होता क्या है? एज पर ऐसे 500 इंफॉर्मेशन यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच एज पर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस क्या है? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। इसको आप डालोगे नंबर 1। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर को डालोगे नंबर 1। इन अराइविंग एट द कंक्लूजन इसको डालोगे नंबर 2। ऑन विच ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड, ऑडिट ओपिनियन को डालोगे नंबर 3। तो 3 पॉइंट होगी। डेफिनेशन को हमने तोड़ दिया। ऑडिट एविडेंस की सर अभी अभी तो हमारा पिछला खत्म हुआ था। ऑडिट एविडेंस क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑडिटर के खुद के लिए, एविडेंसेस होते हैं जो आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर, इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। कंक्लूजन और ओपिनियन तो एक ही चीज होती है, लास्ट में जो आपको रिपोर्ट देनी होती है। ऐसे 500 क्या कहता है? ऑडिट इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। यानी हर उस इंफॉर्मेशन आपके लिए जिस मतलब एविडेंस है जिसके ऊपर आपका कंक्लूजन, जिसके ऊपर आपकी ओपिनियन डिपेंड होता है, बेस होता है। तो ये होती है आपकी, कहते हैं कि ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी और अदर इंफॉर्मेशन भी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड को डालोगे नंबर 1, अदर इंफॉर्मेशन को डालोगे नंबर 2। देखो मैं क्या क्या चीजें बनाने वाला हूं। ये है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस की 2 चीजें, एक होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरी होती है अदर इंफॉर्मेशन। सर इसके मीनिंग अभी मिल जाएंगे। ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग रिकॉर्ड और अदर इंफॉर्मेशन। अब देखो सबसे अच्छी चीज बनाने वाला हूं। ऑडिट एविडेंस should be sufficient and appropriate, should be SAE। यहां से आपको ऐसे याद रखना है। ऑडिट एविडेंस 2 चीजों को मिला के बना होता है। आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या होता है? आप ही बता दोगे मुझे। जर्नल, लेजर, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन शीट्स,
डेप्रिसिएशन के चार्ट, फिक्स्ड एसेट के चार्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। अदर इन्फॉर्मेशन में देखो क्या है, दैट ऑथेंटिकेट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कोई रिटर्न कंफर्मेशन ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? डेटर्स। तो उनसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो ऑडिट एविडेंस। क्या वो अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग नहीं है, अदर है। आपने सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, डायरेक्टर्स की मीटिंग में आप लोगों ने क्या किया, उनके जो मिनट बुक बनती है ना, क्या डिस्कशन हुई मीटिंग में, उसको आप मिनट बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो भी आप चेक कर रहे हो कि उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे, तो वो सारी चीजें डन। ऑडिट एविडेंस का सबसे पहला क्या आया? डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द इन अराइविंग एट द ऑन विच व्हाट इज बेस्ड ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स दो चीजें, पहली अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मतलब जो भी आता लिख दो +1 से अकाउंट्स के चैप्टर्स, और उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन लॉ के चैप्टर लिख देना, मिनट्स, एजीएम के नोटिस, ये वो। उसके बाद है SAAE, एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, और वो भी ट्रू और फॉल्स आ चुका है। ये ट्रू और फॉल्स में कह रहे हैं एविडेंसेस जो भी आप अपने क्लाइंट से ले रहे हो ना, वो SAAE होने चाहिए। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। तो उसके बाद ये आगे बात कर देते हैं, सफिशिएंसी कैसे रिफ्लेक्ट होती है? क्वांटिटी से, और एप्रोप्रिएटनेस रिफ्लेक्ट होती है क्वालिटी से। उसके बाद एक डायलॉग दिया हुआ है कि जब आप सफिशिएंसी में क्वांटिटी को देख रहे हो ना, तब भी एप्रोप्रिएटनेस चेक कर लेना, और जब एप्रोप्रिएटनेस में क्वालिटी को देख रहे हो ना, तब भी क्वांटिटी को चेक कर लेना, कर लेंगे। श्वेता सेम ऐसा फेस एक्सप्रेशन मेरा बना था जब मैंने भी ये वाली 2 लाइनें पढ़ी थी आज से कुछ साल पहले। कहते हैं एस क्या होता है? क्वांटिटी। कहते क्वांटिटी में ध्यान रखते रखते भी एप्रोप्रिएटनेस को मद्देनजर रख लेना। एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है? क्वालिटी। तब आप सफिशिएंसी को भी ध्यान में रख लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, ई मतलब पेपर में आ चुका है। एक इसकी मेमोरी टेक्निक है, उसके बाद वाली ढक्कन, इसके बाद मेमोरी टेक्निक है फैक्टर्स वाली की। ठीक है, ये शायद आपको अच्छी ना लगे, आपका शायद ऑडिट से और ऑडिट की मेमोरी टेक्निक से थोड़ा सा विश्वास उड़ जाए, पर फिर भी मैं बोलूंगा, मैंने पिछले एक्सपीरियंस में रेशियो और इंफॉर्मेशन देखी, रेशियो एंड इंफॉर्मेशन देखी। जो मटेरियल थी उसमें फ्रॉड भी थे और उसमें 5 रिस्क भी थे। हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे तो बोलनी थी ना। देखो SAAE के आपको फैक्टर ध्यान में रखने हैं कि कोई डॉक्यूमेंट सफिशिएंट या क्वालिटी वाले हैं कि नहीं है। कैसे आप डिसाइड करोगे? सबसे पहले देखोगे कि किसी चीज में रिस्क कितने हैं, डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, कितना रिस्क है। तो कैसे पता चलेगा भाई वो आइटम क्या चीज की है? जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल आप लिखो पेट्रोल, तो पेट्रोल एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, तो आपको इसके लिए बड़े ढंग से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चुनने पड़ेंगे। तो नेचर ऑफ आइटम क्या है, कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इसके साथ लिखो इफ इंटरनल कंट्रोल, इफ IC हाई को मैं अपवर्ड एरो डाल रहा हूं, अगर इंटरनल कंट्रोल हाई है तो SAAE लो भी चल जाएंगे। ये नहीं है कि आपको हमेशा लो ही लेने हैं, ये कहने का मतलब लो भी चल जाएंगे अगर आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कंपनी बहुत बड़ी है तो एविडेंसेस भी ज्यादा लेने पड़ेंगे। सिचुएशन अनयूजुअल इन्फ्लुएंस की, अगर कंपनी के अंदर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, अनयूजुअल इन्फ्लुएंस होता रहता है, तो आप एविडेंसेस ज्यादा लोगे या कम लोगे? ज्यादा लेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी क्या है उसके हिसाब से देख लेना। तो पहला क्या है, रिस्क देखना है। रिस्क आपने 5 चीजों में, नेचर ऑफ आइटम क्या है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, साइज ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल इन्फ्लुएंस है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद मटेरियलिटी देख लेना, कोई आइटम इंपॉर्टेंट है। अब आइटम्स आपको ऐसे ही मिल रही है बेकार सी, आप करो ये ला वो ला, भाई जो अच्छा काम पड़ा है, जो अच्छी आइटम पड़े हैं उसको चेक कर ले। इस पे थोड़ा सा मतलब मटेरियलिटी भी आपकी डिपेंड करेगी। पिछली ऑडिट में आपका क्या एक्सपीरियंस था उसको भी आप अपना यूज कर लेना। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कोई फ्रॉड या एरर होने के चांसेस हैं उसको भी कंसीडर करके चलना। फ्रॉड एरर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे लिखो हेयर, यहाँ पे मुझे बताओ SAAE डाउनवर्ड एरो जाएगा कि अपवर्ड एरो जाएगा? अगर फ्रॉड एरर है तो SAAE आपको ज्यादा ही चाहिए।
किस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या ट्रेंड रेशियोज एनालिसिस में चल रहा है। हर साल प्रॉफिट जीपी रेशियो बढ़ रही है कम हो रही है उस हिसाब से। तो देखो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक क्या थी, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा। मैंने पिछले एक्सपीरियंस में रेशियो और इन्फॉर्मेशन देखी, मतलब मेरा ये हो गया। पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ गया एक्सपीरियंस? सी पॉइंट मैंने पिछले एक्सपीरियंस में रेशियोज और इन्फॉर्मेशन देखी। इन्फॉर्मेशन दिख रही है? पॉइंट टाइप इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देखी। जो मटेरियल थी उसमें फ्रॉड भी थे, और उसमें 5 रिस्क थे, ये वाले 5 रिस्क। देखो अब तो थोड़ी थोड़ी सी अच्छी लगने लग गई है ना। तीसरी बार बोलेंगे थोड़ा सा और हो जाएगा, 5-6 बार और बोल देंगे फिर चल जाएगी। मैंने पिछले एक्सपीरियंस में रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन देखी, जो मटेरियल भी थी और जिसमें फ्रॉड भी थे और उसमें 5 रिस्क भी थे। खत्म, लिख लो। और अच्छी बन सकेगी तो बना लेना, अदरवाइज ये चलती रहेगी। मैंने पिछले एक्सपीरियंस में, एक बार के लिए लिख तो लो बाकी देखा जाएगा। मैंने पिछले एक्सपीरियंस में रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन देखी, जो मटेरियल थी जिसमें फ्रॉड भी थे, और 5 रिस्क भी थे, तो जो मेमोरी टेक्निक में जो जो अपने वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करो। पहला एक्सपीरियंस को अंडरलाइन करो, दूसरा रेशियो को, तीसरा इंफॉर्मेशन को, फोर्थ मटेरियल को, फिफ्थ फ्रॉड को और 5 रिस्क को। खत्म। ओके, बाय बाय, थैंक यू। बाकी कल को